गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 9 विषय विज्ञान के अंतर्गत वे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। और तो ये मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न बैंक का देखिए ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब अध्याय 1 से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं कि किस टाइप के आपके अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ वाले अध्याय से पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो फ्रेंड्स पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती है। ठीक, ठोस, द्रव, गैस। फिर पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान जो होता है वो ठोस में होता है। फिर पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है। तो ये भी ठोस में होती है। फिर पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है, वह है द्रव अवस्था। ठीक है, फिर न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का जो गुण है फ्रेंड्स वो ठोस में पाया जाता है। उसके बाद में है गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। जैसे गैसों को सिलेंडर में भरा जाता है तो किस गुण के कारण भरा जा सकता है, तो संपीड्यता के कारण भरा जा सकता है, ऑप्शन नंबर अ। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर देख लीजिए किस टाइप के अध्याय 1 से खाली स्थान आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है जिस न्यूनतम पदार्थ है ना, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका खालिस्तान कहलाता है। तो वह इसका क्या कहलाता है, देखिए पिघलकर द्रव बन रहा है तो वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। फिर बर्फ का गलनांक खालिस्तान केल्विन होता है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है 373 केल्विन। फिर जल के कणों की ऊर्जा, तो ऊर्जा खालिस्तान केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो 273 केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या नाम से जाना जाता है, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देख लीजिए और किस टाइप के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। ठीक है, तो ये होता है तो 273 केल्विन हो जाएगा इसका उत्तर। फिर 300 केल्विन तापमान पर डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा। तो डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 27 सेल्सियस हो जाएगा। फिर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है 100 अंश सेल्सियस होता है। अब देखिए 2 अंक के जो सवाल है इस अध्याय 1 से किस टाइप के आएंगे। तो यह ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो ये कपूर हो जाएगा इसका उदाहरण। फिर निक्षेपण किसे कहते हैं और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो ये इस टाइप के फ्रेंड्स अध्याय 1 से क्वेश्चन आएंगे। अब अध्याय 2 के देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आपको पूछे जाएंगे और उनका उत्तर क्या होगा। जैसे यहाँ पर किस टाइप के सवाल आएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। इस अध्याय में कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक के वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 2 नंबर का एक सवाल रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण कहलाता है। तो सममांगी मिश्रण क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। ठीक है, फिर टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय खालिस्तान क्या होता है। तो टिंचर आयोडीन में जो विलेय पदार्थ होता है ये आयोडीन होता है। फिर टिंचर ये हो गया। फिर सोडा जल विलयन में विलेय होता है। सोडा जल विलयन में क्या विलेय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। फिर है वायु एक विलयन है। तो ये वायु जो विलयन है किसमें है, गैस में, गैस का विलयन है। ठीक है फ्रेंड्स,
वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? नैप्थलीन, फिर क्या लिखा है, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन और उपरोक्त सभी। तो तीनों के तीनों जो है ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। अब खालिस्तान देख लेते हैं कि किस टाइप के खालिस्तान आ सकते हैं आपके अध्याय 2 से। जैसे क्या लिखा है, फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान होता है। तो इसमें आ जाएगा ठोस, क्योंकि फोम, रबर एवं स्पंज में जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो ठोस होता है। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान होता है। तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स द्रव। ठीक है। अगला है टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। फिर दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को खालिस्तान विधि से पृथक किया जा सकता है। तो जब दो घुलनशील पदार्थ होते हैं, मिश्रण होते हैं, उनको जो हम आसवन विधि के द्वारा अलग कर देते हैं, आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला है डाई के घटक को खालिस्तान विधि से पृथक किया जा सकता है। तो जो डाई है इसका जो घटक के रंगों को जब अलग करना है तो इसमें है क्रोमेटोग्राफी विधि से पृथक करते हैं। इसके बाद है एक शब्द में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। जैसे मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो पीतल में कौन कौन से घटक रहते हैं ये हमको बताना है। तो इसमें होते हैं फ्रेंड जिंक तथा कापर। जिंक और कापर से मिलकर जो मिश्र धातु बनती है उसको हम पीतल कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, कोहरा, बादल एवं कुहासा में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो जो कोहरा है, बादल और कुहासा में जो परिक्षेपण माध्यम होता है ये होता है द्रव। ठीक है। फिर नेक्स्ट है शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो इसमें भी ये कोहरा, बादल और कुहासा, इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स गैस। फिर शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान क्या होता है? तो इसमें द्रव होता है। फिर दूध एवं फेस क्रीम में परिक्षेपण अवस्था क्या होता है? तो इसमें भी जो है द्रव परिक्षिप्त अवस्था होती है। फिर जेली एवं पनीर में परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है? तो जेली और पनीर में जो परिक्षिप्त अवस्था ये भी द्रव होती है। फिर मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? तो मक्खन में जो है परिक्षेपण अवस्था ये ठोस होती है। ठीक। इस तरीके से आपके एक वाक्य वाले उत्तर हुए कंप्लीट। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के सवाल है जो आपके इस अध्याय 2 से पूछे जाने वाले हैं, ये आपके स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स ये पूरे सवाल को आप देख लें और इनको तैयार कर ले। तो इस तरीके से आपका अध्याय 1 और 2 तैयार हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो पर पहली बार आए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।